तो दोस्तों कंतारा चैप्टर 1 रिलीज हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले कंतारा मूवी की स्टोरी अच्छे से समझा दूं, फिर आप कंतारा चैप्टर 1 को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए कंतारा मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1847 की कहानी देखने को मिलती है। हम एक राजा को देखते हैं जिसकी एक खूबसूरत रानी थी और 2 बेटे थे। वह इतना अच्छा था कि उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, बट उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान था। वह कई जगह गया, घूमा, मंदिर में गया, फिर भी उसे धरती पर कहीं भी शांति नहीं मिली। वह एक दिन अपना राजपाट छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह जाते जाते बीच जंगल में एक आवाज सुनता है जो गग्गरा की थी। राजा को उस आवाज से डर नहीं लगा, बट थोड़े ही दूर पर उसे एक देव दिखाई देता है, जिसको देखते ही वह अपना शस्त्र त्याग देता है, यानी उसे इस जगह मन को शांति मिल जाती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा थे जिनका देव था। राजा उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे अपना देव दे दो, उसके बदले में मुझसे चाहे जो भी मांग लो। तभी ये शख्स कहता है कि नहीं, हम अपने देव को नहीं दे सकते। वहीं दूसरा शख्स ऐसा बोलता है मानो उस पर पंजुर्ली देव सवार हो चुका था। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुझे मैं चाहिए ना, मैं तेरे साथ चलता हूँ, बट मैं इनका देव हूँ। तभी राजा बोलता है कि आप क्या चाहते हो, मुझे बताइए। तभी पंजुर्ली कहता है कि मेरी आवाज जितनी दूर तक जा रही है ना, उतनी जमीन गांव वालों को देनी पड़ेगी। तो ये सुनते ही राजा कहता है कि ठीक है, आप जो चाहो। राजा जमीन देकर अपने घर आता है। वह बहुत खुश था। उसके घर आते ही घर को सजा दिया जाता है। वह उस देव की बहुत श्रद्धा से पूजा करता है। अब सीन शिफ्ट होता है 1970 में। हमें उस गाँव वालों को देखते हैं जहाँ से राजा देव को लाया गया था और अपनी जमीन उन्हें दान में दे दिया था। तो इस समय राजा का जो वंशज थे ना, वह अपनी जमीन वापस मांग रहे थे। तो जैसा कि गांव वाले इतने सालों से रह रहे थे, तो इतनी आसानी से तो जमीन नहीं दे सकते थे। तो एक दिन हम देखते हैं कि गांव में कोला उत्सव था। राजा का वंशज कहता है कि मुझे हमारी जमीन वापस चाहिए, आपको एक काम सौंपा था वो भी नहीं कर पाए। तभी वह आदमी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे घर में सुख शांति है। तभी वह शख्स कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, इस जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं कोर्ट से लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी था जिसका छोटा सा बेटा था, जिसका नाम था शिवा। शिवा का पिता कोला उत्सव में नृत्य करता था। शिवा का पिता कोला उत्सव में नृत्य करता है और उसके ऊपर पंजुर्ली देवता का भी वास था। अब पंजुर्ली बोलता है कि मांगो, आपको कुछ चाहिए क्या? तभी राजा का जो वंशज था ना, वह कहता है कि ये जो जमीन है मेरी है, मुझे पूरे गांव वालों की जमीन चाहिए। ये सुनते ही पंजुर्ली गुस्सा हो जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये जमीन नहीं मिलेगी। तभी वह बोलता है कि ये कोई नाचने वाला बोल रहा है कि पंजुर्ली। ये सुनते ही वह जंगल की तरफ भागता है और जहाँ से राजा देव को उठाया था ना, उस जगह जाते ही शिवा का पिता गायब हो जाते हैं। गांव वाले हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह कहाँ गायब हो गया। वहीं राजा का जो वंशज था ना, वह जमीन ना मिलने की वजह से कोर्ट जाता है, बट कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर ही मर जाता है, यानी उसने पंजुर्ली देव को नाराज किया था। वेल अब कहानी 20 साल बाद जाती है। हम गाँव वालों को ये कहते सुनते हैं कि पंजुर्ली देव गाँव वालों की रक्षा करते हैं। हम देखते हैं कि गांव में मेला लगा था जिसमें एक रेस होती है भैंसों की, तो उसमें शिवा भी भाग लेता है। उसके पिता गायब हुए थे। बताया जाता है कि शिवा आवारों की तरह घूमता रहता था। अब हम प्रतियोगिता में देखते हैं कि शिवा का भैंसा जीत जाता है। ऐसा वह कई सालों से कर रहा था, यानी वह लगातार 7 बार प्रतियोगिता जीता था, जिससे कुछ लोग जलते थे। यानी गाँव का मुखिया जिसका नाम था देवेंद्र, और उसके साथ उसके घर में रहता था सुधाकर, जो उसका चपरासी था या फिर नौकर कह ले, चाहे जो भी हो, हमें हर हाल में मेडल चाहिए। हालांकि शिवा का भैंसा जीत जाता है, बट सुधाकर बेईमानी से मेडल खुद ले लेता है, जिससे शिवा गुस्सा हो जाता है। वह सुधाकर और उसके लोगों को बहुत मारता है। तो हम देखते हैं कि जब ये बात देवेंद्र को पता चलती है ना, तो वह सुधाकर को बहुत डांटता है। वह कहता है कि शिवा हमारे गांव का है, ये 7 साल से जीतता आ रहा है, और हो कि तुम लोग इससे लड़ाई कर रहे हो। फिर देवेंद्र मेडल शिवा को दे देता है और कुछ पैसे देता है ताकि वह शाम को कोला उत्सव में नृत्य
प्रोजेक्ट अच्छे से करे। वे आगे देखते हैं कि शिवा देवेन से बहुत खुश होता है। वह कहता है कि साहब हमें बहुत मानते हैं, हमें शराब भी दिया। उसके बाद जीतने की खुशी में शिवा अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी करता है। वह गांव की एक मुर्गी को मारकर पार्टी कर रहे थे, जिसमें उनके साथ एक रामपा नाम का भी आदमी था जो उसके पापा की उम्र का था। तभी शिवा की माँ कमला को पता चलता है कि शिवा ने सुअर मारा है, इसीलिए वह शिवा पर गुस्सा कर रही थी कि वह ऐसा ना करे। हालांकि ये सब आज रात सुअर मारने का प्लान बना चुके थे, बट उसकी माँ के मना करने की वजह से वह कहता है कि आज रात सुअर मारने नहीं जाते हैं। अब हम एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम था मुरली। उसके पास गांव के कुछ लोग आए थे जो जंगली सुअर मारे थे। उनका कहना था कि उनके हाथ छोटा सा सुअर लगा था, इसीलिए वे छोटा टुकड़ा लाए हैं। अगली बार बड़ा सुअर मारेंगे तो बड़ा हिस्सा लाएंगे। तभी मुरली उनको मारने लगता है। इतने में उनका सीनियर आता है। वह कहता है कि मुरली तुम ऐसे क्यों मार रहे हो, ये सेंसिटिव एरिया है, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें वह छोड़ेंगे नहीं। मुरली कहता है सर ऐसे सारे जानवर को मार देंगे। वेल अब मुरली जंगल में जाता है। वह सर्वे कर रहा था, तभी देखता है कि कुछ औरतें लकड़ियां और पत्ते ले जा रही थी। मुरली उन्हें रोकता है और बहुत डांटता है। उसका कहना था कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ बिना परमिशन के कुछ भी नहीं ले जा सकते। इतने में उसी जंगल में शिवा अपने दोस्तों के साथ सुअर मारने के लिए जा रहा था, बट वह देखता है कि मुरली कुछ औरतों को रोके हुए था, इसलिए शिवा और उसके दोस्त अपनी गन छुपाकर उसके पास जाते हैं। तभी एक औरत कहती है कि देख शिवा, ये साहब कह रहे हैं कि जंगल से दोबारा लकड़ी मत काट के ले जाना, इसीलिए परमिशन लेना पड़ेगा। इस पे शिवा बोलता है कि इस जगह हमारे पूर्वज रहते थे, इसलिए हमारा हक पहले है, इन लोगों को तो हमसे परमिशन लेना चाहिए। ये सुनकर मुरली गुस्सा होता है, बट वह खुद को कंट्रोल करता है और अपने लोगों से कहता है कि आज रात इन पर नजर रखना। अब हम रात को देखते हैं कि शिवा अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकलता है। वह बीच जंगल में जाते हैं और सुअर की आवाज सुनते ही शिवा गोली चला देता है, बट उसे वो सुअर नहीं मिलता। वहीं दूसरी बार आवाज आने पर दूसरे सुअर को मार देता है। वह एक बड़ा सुअर था। हालांकि गोली चलने की आवाज पुलिस वालों को सुनाई दी थी। वह उनको ढूंढने लगते हैं, बट नहीं पा पाते। अब शिवा सुअर को उठाकर घर लाता है। वह रात को ही खा डालते हैं। उसके बाद शिवा को एक बुरा सपना आता है। वह बचपन में बीच जंगल में फंसा था, वहाँ पर जंगली सुअर आ जाता है। वह उस पर अटैक करने ही वाला था कि शिवा की नींद खुल जाती है। वह डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कमला को पता चल जाता है कि शिवा ने शिकार किया था। वह उसे बहुत मारती है। तभी शिवा अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। अब हम मुरली और सुधाकर को देखते हैं। सुधा कहता है कि तुम्हें साहब ने घर पर बुलाया है। इतने में एक कांस्टेबल मुरली को ये बात बताता है कि सर, हमने रात को गन की आवाज सुनी थी, पक्का कोई जानवर मारा होगा। हमने बहुत ढूंढा बट कुछ नहीं मिला, बट एक आभूषण मिला है जो देव के सर पर पहना जाता है। अब हम शिवा को देखते हैं जो सुअर का एक टुकड़ा साहब के पास लाता है, उसे बड़े प्यार से देता है। साहब कहता है कि अरे शिवा, अपने अपने जमीन का कागज निकाल कर रखना, क्योंकि सर्वे चल रहा है, जरूरत पड़ सकती है। शिवा कहता है ठीक है सर, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप संभाल लेना। उसके बाद कुछ समय बाद साहब के घर पर मुरली आ जाता है। साहब उससे पूछता है कि हमारा गांव कैसा लगा, थोड़ा लोग कम पढ़े लिखे हैं बट एडजस्ट कर लेना। मुरली कहता है कि ये तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद शाम को कोला उत्सव की तैयारी की जा रही थी। गांव वाले अपने देव को सजाकर धूमधाम से खूब जा रहे थे। तभी पटाखे की आवाज सुनते ही मुरली कहता है कि ये कैसी आवाज है। तो उसे बताया जाता है कि गांव में कोला उत्सव मनाया जा रहा है। अब हम शिवा को देखते हैं। लोगों का कहना था कि उसे कोला करना चाहिए, बट वह इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसका पिता कोला करते ही गायब हुआ था। तभी शिवा लीला को देखता है जो आज ही पुलिस की ट्रेनिंग खत्म करके आई थी। वह उसे भाव नहीं दे रही थी। वेल अब कोला चल रहा था, सभी लोग मजे मजे में देख रहे थे। तभी वहाँ मुरली आ जाता है। वह देखता है कि एक आदमी बार बार पटाखे फोड़े जा रहा था, तो वह उससे थैला छीन लेता है और कहता है कि तुम पटाखा नहीं फोड़ सकते, इससे जानवरों को तकलीफ होती है। तभी शिवा वहाँ पहुँचता है। वह मुरली से पटाखा छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें पंछी और जानवरों ने कंप्लेन की है क्या, मैं फोड़ूंगा, जो करना है कर ले। अब मुरली भी गुस्से से बोलता है कि तुम लोगों का एक कोला फोला बंद करवा दूंगा। अब शिवा भी उल्टा सीधा बोलता है। वह कहता है कि तेरे में हिम्मत है तो बंद करके दिखा। इतने में दोनों में लड़ाई हो जाती है, बट लोग पकड़ लेते हैं। उसके बाद रात को शिवा फिर वही सपना देखता है जो बार बार देखा करता था, यानी जिन जगह से उसका बाप गायब हुआ था ना, उसे जगह को शिवा के उठते ही सुबह सुबह हम लीला को देखते हैं जो अपने पापा के साथ साथ आई थी। शिवा डर जाता है, कहीं ये चिकोटी वाली बात तो बता नहीं थी, बट वह उसके पास इसलिए आई थी कि उसकी ट्रेनिंग
खत्म हो गई थी, इसलिए पोस्टिंग के लिए अपने फॉरेस्ट जंगल को जो पुलिस थी वहीं पर रहना चाहती थी। तो शिवा की साहब से खूब जमती थी, इसीलिए वह साहब से कहकर पोस्टिंग कराना चाहती थी। शिवा कहता है कि बस इतनी सी बात है, मैं ये करा सकता हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसे साहब के पास ले जाता है और उनसे बात करता है। तब से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं। उसके बाद जब लीला की ज्वाइनिंग थी ना, तो शिवा खुद उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने जाता है और कांस्टेबल रघु से कहता है कि ये मेरे पहचान की है, इसका ख्याल रखना। हम देखते हैं कि मुरली अपनी टीम से ये कह रहा था कि हमें हर हाल में इन जगहों को कब्जे में करना होगा, यानी गाँव वाले जिन जगह पर कोला उत्सव कर रहे थे ना, उस जगह को भी मुरली सरकारी कब्जे में करना चाहता था। उसका कहना था कि अगर ऐसा रहेगा तो धीरे धीरे सारी जगह पर ये मंदिर ही बनाकर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद लीला को मुरली से मिलाया जाता है। मुरली समझ जाता है कि इसकी पोस्टिंग शोर से हुई है, इसलिए वह जानबूझकर लीला की ड्यूटी रात दिन लगवाता है। वह कहता है कि देखते हैं इसने ट्रेनिंग में क्या क्या उखाड़ा है। वेला मुरली गांव में जाता है। वह गांव वालों को हड़का कर उनसे जमीन खाली करने को बोलता है। वह कहता है कि आप लोगों ने सरकारी जमीन को कब्जे में लिया है, उसे छोड़ना होगा। जितना सरकारी बाउंड्री है ना, उससे दूर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही एक सुंदर नाम का शख्स था, वह मुरली से भिड़ जाता है, बट मुरली उसे धक्का दे देता है। वहीं शिवा गांव के बाहर था, तो उसे जब ये चीज के बारे में पता चलता है ना, शिवा सुनते ही पागलों की तरह दौड़ते हुए आता है। और हम देखते हैं कि मुरली के साथ सुधाकर भी था, उसके लोग भी जमीन को खाली करने में साथ दे रहे थे। तो शिवा उन लोगों को बहुत मारता है। मुरली चुपचाप देख रहा था। वह एक फायर करता है, गाँव के सभी लोग भाग जाते हैं, बट शिवा को वहीं पर बांध कर छोड़ दिया जाता है। रात को जब लीला खाना लेकर उसके पास आती है ना, तो लोग उसे ताना मारते हैं। ये भी उनके साथ थी। हम सोचे थे कि ये हमारा नाम रोशन करेगी, बट ये तो हमारा घर उजाड़ रही है। इतने में शिवा उसे धक्का मार देता है। लीला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मुझसे ऐसा करवाएंगी, कोई मेरी मजबूरी समझ ही नहीं रहा है। वे अब साहब को देखते हैं, जो गांव वालों की जमीन का कागज अपने वकील से चेक करवा रहा था। वहीं पर शिवा भी मौजूद था। हम देखते हैं कि सुंदर कुछ काम से देवेंद्र यानी साहब के घर में कदम रखता है। इतने में उसका आदमी उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देता है। ये देखते ही शिवा उसे बहुत मारता है। उसके बाद साहब रात को पार्टी कर रहा था। शिवा कहता है कि साहब हमारी जमीन बचा लेना। साहब कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ संभालूंगा। तभी साहब शिवा को लेकर रात में ही खेत में पानी खोलने जाता है। हालांकि साहब किसी और से मिलने के बहाने गया था। हम देखते हैं कि शिवा बाहर अकेले थे। इतने में उसके सामने उसका खोया हुआ बाप दिखाई देता है, जिससे शिवा डर कर भागने लगता है। वह साहब को भी छोड़कर भाग आता है। घर आते ही वह बीमार था। उसकी माँ बोलती कि तू इतनी रात को जंगल में जाएगा तो यही सब होगा। वेल अब शिवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाता है। वह कुछ नई गन बनवाकर बगावत पर उतर आता है। वह जंगल से लकड़ी काट रहे थे तो कभी शिकार कर रहे थे। मुरली का सीनियर उससे कहता है कि इस समय शिकार ज्यादा हो रहा है, तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यानी वह उसे बहुत डरता है। अब मुरली गुस्से में था। वह गाँव वालों से कहता है कि अब कोई भी शिकार किया तो उसके नाम से वारंट निकलेगा और उसे जेल में बंद कर दूंगा। शिवा उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद हम सुधाकर को देखते हैं, जो मुरली से कहता है कि सर आप लकड़ी वाला टेंडर मुझे दिला दीजिए, मैं उनको पकड़वा दूंगा। यानी सुधा को पता था कि वह कहां से पेड़ काटते हैं। तो सुधा मुरली को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि शिवा एक बहुत बड़ा पेड़ काट रहा था। उसका कहना था कि हम ऐसे पेड़ काटते रहेंगे तो इससे उस मुरली का ट्रांसफर हो जाएगा। इतने में उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस वाले आ गए हैं। शिवा और उसके दोस्त छुप जाते हैं, बट जो पेड़ काटा था ना, वह पुलिस की गाड़ी पर ही गिर जाता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और जब ये बात साहब को पता चलती है ना, तो वह शिवा को बहुत डांटता है कि उसने पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश की है। अब तो एक काम कर, जंगल जाकर कहीं छुप जा। शिवा जंगल में अपने दोस्तों के साथ छिप जाता है। इधर पुलिस वाले गांव में आकर शिवा का पता पूछ रहे थे। उसकी माँ को भी बहुत परेशान कर रहे थे। अब रात को शिवा अपने घर जाने की सोचता है, क्योंकि उनको भूख लगी थी। वह जब गांव आते हैं ना, तो देखते हैं कि चारों तरफ पुलिस लगी थी। यह चुपके से अपने घर में जाते हैं। शिवा खाना खा रहा था, बट इधर सुंदर जैसे ही अपने घर में जाता है ना, तो देखता है कि उसके घर में पुलिस वाले मौजूद थे। अब सुंदर भागने लगता है। वह शिवा को भी बताता है। ये फिर से पुलिस से बचकर जंगल की तरफ भागते हैं। वेल अब हम मुरली को देखते हैं, जो घायल था।
वह समझ जाता है कि ये काम शिवा का ही हो सकता है। मुरली कहता है कि जितना भी धारा हो उस पर लगाओ, अब उसे जेल में बंद करना पड़ेगा, देखते हैं कब तक भागेगा। उसके बाद देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्त जंगल में बैठे थे, तभी वहाँ लीला खाना लेकर आती है। सब खाना खा रहे थे बट शिवा उससे नाराज था, वह खाना नहीं खाता, जिससे लीला भी गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद रात को शिवा खुद अकेले लीला के घर जाता है मछली लेकर। लीला उसके लिए खाना बनाती है, वह आपस में गुटरगू भी करते हैं, बट इतने में लीला का बाप आ जाता है तो शिवा बाहर लीला को मचान पर बुलाता है। तो रात को लीला चोरी से शिवा के पास पहुंचती है, दोनों साथ में सोते हैं। फिर जब सुबह होती है ना, तो हम देखते हैं कि लीला जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ मुरली मौजूद था, वह उन्हें घेरे हुए थे। मुरली लीला को उल्टा सीधा बहुत बोलता है, इसके लिए उसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है और शिवा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। शिवा जैसे जेल से जाता है ना, देखता है कि उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। दरअसल वह रंपा की बेवकूफी से पकड़े गए थे। इधर मुरली और भी घायल हो चुका था क्योंकि उसने शिवा की गन शान में आकर फायर की थी, तो गन के फटने की वजह से उसके सर पर चोट आई थी। तो शिवा और उसके दोस्तों को अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कोर्ट में दोषी करार कर दिया जाता है और फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अगले दिन लीला शिवा से मिलने जेल जाती है, उसके लिए मच्छी ले गई थी। इधर जो गाँव में कोला करता था ना गुरुआ, वह साहब को बताया था कि साहब मुझे डर है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। तो साहब उसे जंगल की तरफ अपने साथ ले जाता है और एक जगह रोक कर कहता है कि देख गुरुआ, ये जो जमीन दिख रही है ना, सब मेरी है। मेरे पास 500 एकड़ की जमीन है, इसमें से तुझे 5 एकड़ जमीन दे दूंगा। ये सुनते ही गुरुआ को थोड़ा डाउट होता है, वह कहता है कि मुझसे कुछ चाहिए क्या साहब? साहब फिलहाल इनकार करता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि गांव में एक जीप में कोई आता है और गुरुआ को फेंक कर चला जाता है। जब शिवा की माँ बाहर जाकर देखती है तो गुरुआ मरा पड़ा था। गांव वालों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ जाता है कि आखिर ये किसने किया होगा। हम देखते हैं कि साहब भी आता है, वह कहता है कि गुरुआ इतना सीधा था, उसका किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, तो उसके साथ कौन कर सकता था। तभी सुधा कहता है कि लगता है इस जमीन में ही दोष है, क्योंकि जो कोला करता है सभी मारे जाते हैं। साहब कहता है चाहे जो भी कुछ हो जाए, गुरुआ के कातिल को ढूंढ निकालूंगा। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग लीला शिवा से मिलने जेल आती है, वह सारी सच्चाई शिवा को बताती है कि गुरुआ का किसी ने खून कर दिया है। ये सुनते ही शिवा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वह बहुत रोता है। वहीं उधर देखते हैं कि मुरली फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के चक्कर में परेशान था, वह सारी जमीन चेक कर रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जो जमीन गांव वालों के नाम थी ना, अब वह साहब के नाम हो गई है, यानी साहब ने धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम कर लिया था। मुरली कहता है कि हमें कोर्ट में अपील करना पड़ेगा, इसने फेक डॉक्यूमेंट बनाया है। उसके बाद हम साहब को देखते हैं, उसके दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा था। वो अपने वकील से कहता है कि हमें हर हाल में शिवा को छुड़ाना होगा। उसका वकील कहता है कि ठीक है, बट थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। दरअसल जो शुरू में राजा था ना, जिसने पंजूरली देव को अपने घर लाया था और उसके बदले में 100 एकड़ की जमीन गांव वालों के नाम कर दी थी, तो उसका ही एक वंशज जमीन मांगने पर कोर्ट की सीढ़ियों पर खून की उल्टी करके मरा था। तो देवेंद्र उसका ही बेटा था, तो वह तब से जमीन हथियाने का सोच रहा था। तो इस बार गाँव में जो कोला होने वाला था ना, इसीलिए साहब गुरुआ को अपने पास बुलाता है, उसको पैसे की लालच देकर कहता है कि तुम्हें इस बार कोला में सबको ये बोलना होगा कि ये जमीन वापस करनी पड़ेगी, इसमें दोष है। तो गांव वालों को पता है कि ये गुरुआ नहीं बोल रहा है, उसमें देव का वास है, वही बोल रहे हैं, जिससे वे अपने देव की बात मान जाएंगे, उससे मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाएगी। बट गुरुआ ऐसा करने से नहीं मानता, उसका कहना था कि वह ऐसा नहीं करेगा। अब साहब भी क्या करता, अगर गुरुआ को छोड़ देता तो वह गाँव वालों को इसकी सच्चाई बता देता, इसीलिए वह उसे चाकू मार देता है और जान से मारने के बाद सुधाकर से कहता है कि इसे गांव के अंदर ही फेंकना पड़ेगा, जिससे गांव वालों को लगे कि इस जमीन से लेने से क्या नुकसान है। अब साहब एक और प्लान बनाया था, वह शिवा को खुद छुड़ाता है। हम देखते हैं कि शिवा जेल से बाहर आता है, उसे बताया जाता है कि साहब ने उसे घर पर बुलाया है। तो साहब शिवा को अपने घर ले जाता है, उसे खूब खिलाता पिलाता है। शिवा तो टेंशन में था गुरुआ की वजह से। वह साहब से कहता है कि साहब मैं गुरुआ के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए आपको मेरा
साथ देना पड़ेगा। तभी देवेंद्र शिवा से कहता है कि शिवा, मुझे सिर्फ तुझसे अकेले में बात करनी है, अपने दोस्तों को भेज दे। अब शिवा सबको घर भेज देता है। यहीं पर देवेंद्र एक नया खेल रचता है। वह सारा इल्जाम मुरली पर लगाता है। उसे पता था कि गुरुआ को मुरली ने ही मारा है। उसने कोला वाली जमीन भी खाली करने की कोशिश की है। ये सुनते ही शिवा पागल हो जाता है। वह कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसको मारने के लिए चल पड़ता है। वह माधव के पास रुकता है। वहीं साहब के आदमी उसका पीछा कर रहे थे। तभी शिवा माधव से कहता है कि मैं गुरुआ के कातिल को नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा। इतने में माधव उसे बताता है कि मैंने देखा था कि उस दिन गुरुआ को साहब अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया था, बट वापस आया अकेला। उसके बाद उसकी लाश मिली। यानी ये सब माधव उसे बता रहा था, बट शिवा बहुत नशे में था, वह समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुधा ये बात सुन लेता है कि माधव ने शिवा को सब कुछ बता दिया, अब वह हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वह गुंडों से कहता है कि उसे खत्म कर दो। इतने में वह तलवार लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब शिवा उनसे जबरदस्त फाइट करता है। नशा में होने के बावजूद भी सबको मार देता है। हालांकि उसे पता चल गया था कि साहब ने गुरुआ को मारा था और उसने झूठ बोला था। तो शिवा साहब के घर जाता है। उसे बातों ही बातों में घुमाता है, यानी सीधा सीधा नहीं बोलता, बट उसे पता चल जाता है कि इसको मालूम पड़ गया है। तो शिवा धमकाते हुए बताता है कि जब समय आएगा तब बताऊंगा। अब वहाँ से घर आता है। तभी रास्ते में उसे देव का चेहरा दिखाई देता है। वह गिर जाता है और फिर उसे एक सुअर दिखाई देता है जो गहने पहने हुए था। वह उसका पीछा करते करते उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसका पिता गायब हुआ था। वहीं से एक आवाज आती है, रोशनी। रोशनी में तो सब कुछ दिखता है, बट ये जो दिख रही है ना, वह रोशनी नहीं, दर्शन है, जो होने वाला है, जो होगा सब कुछ। बस उसके बाद हम गाँव वालों को देखते हैं जिनको मुरली सारी सच्चाई बता देता है कि साहब ने तुम्हारी जमीन हड़प ली है। तो गांव वाले डर जाते हैं। वह कहते हैं कि अब क्या होगा, हमारी जमीन वापस कैसे मिलेगी। तभी मुरली कहता है कि मैंने आपके जमीन की सारे डॉक्यूमेंट सर्वे करके सबमिट कर दिया है। अगर ये जंगल रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो ये सारी जमीन सरकार के कब्जे में आ जाएगी। फिर आप लोग सरकार से अपनी जमीन की मांग कर सकते हैं, तो उससे जिसकी जिसकी जमीन रहेगी उसे वापस मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये बात साहब को पता चल जाती है कि गांव वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। वह कहते हैं कि मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, तुम कुछ आदमी इकट्ठा करो। वहीं इधर शिवा आ जाता है। उसे उसकी माँ बहुत डांटती है। वह कहती कि आ गया उसके घर से खाना खाकर, तेरे साहब ने तो हमें बर्बाद कर दिया, उसने हमारी जमीन छीन ली। हालांकि शिवा को ये सब पता था। वह कहता है कि उसने जमीनें ही नहीं, हमारे गुरुआ को भी छीन लिया है। ये सुनते ही गांव वाले शौक हो जाते हैं। वे अब शिवा मुरली के पास जाता है, उससे माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। शिवा कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे गाँव वालों का रक्षा करना। उसके बाद उधर देखते हैं कि साहब अपनी फौज लेकर गाँव वालों पर अटैक करने के लिए तैयार था। वह गाँव पहुँचता है और शिवा से कहता है कि हे शिवा, अच्छा किया मुझे बुला लिया। अब गांव वालों को मेरे बारे में पता चल ही गया होगा, इसीलिए एक काम कर, अपना ये पत्थर का देव उठा, यहाँ से जितना दूर भागना है भाग जा। तभी शिवा की माँ कहती है कि हमारी जमीन हड़प कर हमें हुक्म देने आए। तभी देवेंद्र कहता है कि चुप हो जा भिखारियों, धर्म के नाम पर दान में दी हुई जमीन पर कब्जा करके बैठे हो और तुम उस ऑफिसर के बल पर उछल रहे हो। इस पर मुरली बोलता है कि तू किसके दम पर उछल रहा है मुझे पता नहीं, बट दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, तो वैसे ही फड़फड़ा रहा है। अब देवेंद्र कहता है कि मैं दिया नहीं ज्वाला हूँ, सब कुछ जला डालूंगा। अब वो अपने आदमी से कहता है कि जला डाल। तभी उसका आदमी हाथ में मसाल लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और मसाल फेंक देता है, जिससे घर जलने लगता है। बस यहीं पर एक जबरदस्त लड़ाई होती है। एक तरफ गांव वाले, दूसरी तरफ देवेंद्र के आदमी, खूब खून खराबा होता है। वहीं मुरली भी लड़ रहा था। इतने में देवेंद्र गन से शिवा के खास दोस्त को गोली मार देता है। वह मर जाता है। ये देखकर शिवा बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। वह सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं देवेंद्र भी गन से सभी को बैठे बैठे मार रहा था। तभी शिवा उसको मारने की कोशिश करता है, बट उसको एक लंबा सा आदमी मारने लगता है और लगभग मार देता है और नीचे फेंक देता है। ये देखकर देवेंद्र कहता है कि ये गांव वालों, तेरा शिवा तो मर गया, यहाँ आओ। लगता है गांव वाले भी युद्ध में मर गए। उसका कहना था कि मसाला पीसने वाले पत्थर के नाम पर मेरे पूर्वजों को जो तुमने बेवकूफ बनाया ना, वो मेरे साथ नहीं कर सकते। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो जगह छोड़ दो या तो अपनी जान छोड़ दो। वे अब आगे देखते हैं कि शिवा के अंदर देव समा जाते हैं। वह इतना भयानक रूप लेता है ना कि सबकी हवा टाइट हो जाती है, सब डर जाते हैं। यानी पंजुली
एडवर्टाइजर शब्द शिवा उसके सारे गुंडों को एक एक करके मार रहा था, यानी पंजुर्ली देव उसके अंदर घुस चुके थे, जिससे वह सबको खत्म कर देता है, फिर देवेंद्र को भी मार देता है, यानी यहीं पर काम तमाम। तब से कोला उत्सव में शिवा ही नर्तक बनता था। वेल यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।